नमस्कार, आप सुन रहे हैं डीपी पांडे सांकृत्य। आज आप सुनेंगे महापंडित राहुल सांकृत्यायन की लोकप्रिय पुस्तक 22वीं सदी का अध्याय 11 शिक्षा पद्धति बाल कक्षा। दोस्तों, 22वीं सदी पुस्तक आज़ादी से पूर्व की लिखी गई है। प्रस्तुत पुस्तक में राहुल जी ने बड़े ही कौशलपूर्ण ढंग से वर्तमान समाज की व्याप्त कुरीतियों को उजागर करते हुए उन पर करारा प्रहार किया है तथा विभिन्न आयामों को विस्तृत भूगोल एवं विज्ञान के मानचित्रों पर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को सामने रखते हुए देखने के समझने की कोशिश की है। यह कार्य उनका अत्यंत कठिन था, जिसे राहुल जी ने महान विद्वान ही कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं भाग 11। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज दूसरे ट्राम पर सवार हो हम लोग बाल कक्षा की ओर चले। यह और भी दूर अर्थात 2 कोस पर थी। पहले कहे अनुसार बाल कक्षा 8 वर्ष की अर्थात 6 से 14 तक की थी। इसमें 2-2 वर्ष की उप कक्षाएं बनाई गई हैं, जिनके लिए पृथक पृथक निवासोद्यान है। बाल कक्षा में संक्षेप से साहित्य, गणित, भूगोल, व्याकरण, संगीत, आलेख, कृषि, गोरछा आदि विषय हैं, किंतु यह सभी प्रत्येक छात्र को पढ़ना आवश्यक नहीं है। विद्याओं की ओर प्रलोभन द्वारा प्रवृत्ति कराकर जिधर बालक का स्वाभाविक रुझान नहीं देखा जाता, उधर बल नहीं दिया जाता। उदाहरणार्थ, इन श्रेणी के प्रविष्ट हो 3 से 5वें वर्ष तक के प्रत्येक बालक को संस्कृत आदि किसी भाषा के सिखाने की प्रथा है। इन भाषाओं को सिखाने का वातावरण इस प्रकार बनाया गया है जहाँ बालक को छोटे शिशुओं की भांति भाषा सीखने की अनुकूलता रहती है। जबरदस्ती मस्तिष्क पर लादने का प्रयत्न नहीं किया जाता है, किंतु देखने पर जब मालूम हो जाता है कि बालक की उधर रुचि नहीं है तो फिर बल नहीं दिया जाता। बाल कक्षा में दाखिल होने के साथ ही बालकों के उनके नित्य कृत्य बतला दिए जाते हैं। बाल कक्षा में पहुंचते ही वहां भी अध्यापक, अध्यापिका वर्ग तथा विद्यार्थी समाज की ओर से हमारा स्वागत हुआ। सब बालक बालिका श्रेणी से खड़े थे। पोशाक सबकी जंघिया और कुर्ता था। जाड़े में सिर ढांकने के लिए गर्म वस्त्र एवं जूता मोजा मिलता है। एक एक उप कक्षा का एक एक गांव बसा हुआ है, जहां भोजनालय, संस्थागार के अतिरिक्त भंडार भी रहता है। यहाँ भी तैरकर नहाने का कुंड है तथा अखाड़ों और खेलों का मैदानों का पूरा प्रबंध है। मकान 3 महले हैं। ऊपर जाने के लिए बिजली का झूला है। लिखने, पढ़ने, प्रकाश, पुस्तक रखने आदि सबका प्रबंध है। निद्रा से उठकर शौच आदि जाना 5 ही बजे होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर बालक कलेवा करते हैं। भोजन के लिए जो 4 समय नियत है, वही बाल कक्षा के लिए भी है। शिशु कक्षा की बात 6 बार नहीं। अध्यापन के लिए यहाँ पृथक पाठशाला है। बैठने के लिए बेंचें हैं। यद्यपि बाल कक्षा से नियमानुसार पढ़ाई शुरू होती है। जो भी विषय को रुचिकर बनाने की ओर खूब ध्यान रहता है, उस समय मनोहर भाषा में लिखी पुस्तकों, नाटकों और बायोस्कोपों द्वारा इतिहास की शिक्षा को भी जारी रखा जाता है।
नाटकों का बालक स्वयं अभिनय करते हैं। विज्ञान और ज्योतिष संबंधी जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए उत्कंठा होने पर दूरवीक्षण एवं प्रयोगशालाओं का भी सहारा लिया जाता है। कृषि, गोरक्षा आदि विधाएं क्रियात्मक ही अधिकतर सिखाई जाती है, जिसके लिए खेत तथा प्रयोगशाला आदि का प्रबंध है। बाल कक्षा के प्रथम 2 वर्ष को समाप्त कर विद्यार्थियों को सार्वभौमी भाषा की शिक्षा 2 वर्ष तक दी जाती है। इस समय और विषय पूर्ववत ही मातृभाषा चलते रहती है। सिर्फ बालकों का निवास सार्वभौमिक छात्रावास होता है। यहाँ सब लोग केवल वही भाषा बोलते हैं। यह सार्वभौमिक भाषा क्या है? एस्पेरेंटो भाषा का और भी परिमार्जित रूप है। एस्पेरेंटो में प्रयुक्त होने वाले आर्टिकल्स को उड़ा दिया गया है। बिल्कुल 15 नियमों में इसका सारा व्याकरण समाप्त होता है। लिंग विभक्ति प्रत्यय में अटल नियम है, जिनका अपवाद कहीं नहीं होता है। जैसे वचन 2 ही हैं, एक वचन, बहुवचन। लिंग 3 है, किंतु निर्जीव पदार्थों में सभी के लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग वाले सभी शब्द आ, ई, उ अंत वाले होते हैं तथा केवल सजीव ही के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही अन्य स्वर अंत वाले शब्द सजीव के आने पर पुल्लिंग होते हैं। क्रिया रूपों के लिए सीधे सीधे 4 काल हैं, अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान और आज्ञा। वचन यहाँ भी 2 है, बाकी पुरुष ज्यों के त्यों हैं। धातुओं का चुनाव खास तौर से हुआ है। पहले पाली, प्राकृत, जैन और संस्कृत भाषाओं में जो धातु एक से हैं, उन्हें छांट लिया गया है। अब उन धातुओं से ग्रीक, लैटिन एवं ट्यूटानिक, रोमन, स्लाव और कैलेटिक भाषाओं की धातुओं से तुलना करके जो धातु बहुत सी भाषाओं में सम्मिलित है, उन्हें चुन लिया गया है। सार्वभौमिक इन्हीं धातुओं से बने शब्दों और क्रियाओं को लिया गया है। वैज्ञानिक शब्दों जो अब तक यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित थे, वही स्वीकार कर लिए गए। केवल उनके अंत में उनके लिंग के अनुसार प्रत्यय लगा दिए गए हैं। अपने जीवन में राष्ट्रीय आवश्यकता या भ्रमण आदि के लिए इस भाषा की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए बाल कक्षा में 9वें और 10वें वर्ष में इसकी शिक्षा अनिवार्य सी है। सार्वभौमिक छात्रावास में जाने पर मुझे सभी बालक उसी से वार्तालाप करते मिले। इसी समय 10वें वर्ष वालों ने मेरे आने उपलक्ष्य में अपनी प्रसन्नता इसी भाषा में प्रकट की, जिनके बहुत से शब्द मुझे समझ में आने लगे थे। लोगों ने बतलाया, यह भाषा भूमंडल वासियों की प्रायः सभी मातृभाषाओं का पूर्ण बीज रखने से सभी के लिए आसान है। चीन, जापान, श्याम, तिब्बत, बर्मा आदि देशों में भी इसका खूब प्रचार है। भारत के सभी जगह भारतीय भाषा इस समय मातृभाषा है। पेशावर से बगदाद तक बोली जाने वाली फारसी भी इसके कुल की है। यूरोप की भाषाओं की भी वही दशा है।
जिनका प्रचार यूरोप ही नहीं अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भूमंडल के अन्य द्वीपों में है। यह पहले कहा जा चुका है कि आजकल की शिक्षा प्रणाली का मूल सूत्र है बालक की स्वाभाविक जिज्ञासा रखने वाली बुद्धि उसकी अभीष्ट प्राप्ति में मदद पहुंचाना। इसलिए परीक्षा करके जिस ओर बालक की स्वाभाविक रुचि होती है उधर ही उनकी शिक्षा का मार्ग खोला जाता है। 2 शताब्दियों के अनुभव से बतला दिया कि यही वास्तविक शिक्षा है। जबरदस्ती ठोक पीट कर वैध राज बनाने वाले विचार ने अनेक स्थानों पर बाधा पहुंचाई थी। पुराने समय के लोग भी खूब थे, खासकर 20वीं शताब्दी के। जिस प्रकार माता पिता पुत्र की इच्छा और उद्देश्य को देखे बिना बालकपन में उसका जोड़ा उसके गले बांधते हैं, वैसे ही यह निश्चय कर डालते थे कि मेरा लड़का वकील होगा, मेरा डॉक्टर इत्यादि। फल इसका यह होता था कि कितनी ही बार बालक को अपनी विद्या रोचक कौन कहे कि नैन की गोली से भी कड़वी मालूम होती थी, उसका कोई सुपरिणाम न होता था। किंतु अब मामूली शिष्टाचार और लोक व्यवहार का उपयोगी ज्ञान तो बालक को देखते देखते और सुनते सुनते हो जाता है और विद्या की बात उसकी प्रवृत्ति पर आरंभ होती है। इस प्रकार गणित और ज्योतिष की ओर प्रवृत्ति रखने वाले बालक उतने ज्ञान का बाल कक्षा में ही संपादन कर लेते हैं जितना 20वीं शताब्दी के उस विषय के MA भी नहीं जानते थे। अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, अक्षिमिति, चलन कलन आदि सभी गणित की शाखाओं में उनका पूरा अधिकार हो जाता है। वह अपने पाठ्य विषय में नित्य नवीन उत्सुकता और उत्साह के साथ संग्रह रहते हैं। उनके पठित विषय बहुत कुछ उपस्थित रहता है। साधारण ज्योतिष की शिक्षा तो उसकी प्रथम से ही आरंभ रहती है। अपने अगले मार्ग में जहाँ जहाँ जिस जिस गणित की आवश्यकता प्रतीत होती है खड़े आनंद से वह प्रवृत्त होते हैं। साहित्य, भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भी यही बात है। अद्यपि कोई बालक इन विधाओं के साधारण ज्ञान से भी सर्वथा अनभिज्ञ नहीं रहता। कारण इसके नित्य के व्यवहार में, बातचीत में, संसर्ग में उनकी आवश्यकता पड़ती है। भविष्य जीवन में भी उनका साधारण ज्ञान अनिवार्य मालूम होने से वे उधर भी थोड़ा बहुत परिश्रम स्वयं कर डालते हैं, किंतु प्रवृत्ति के अनुकूल न होने से वह अधिक दूर तक उसमें नहीं जाते। 20वीं शताब्दी में जैसे खास खास ही पाठ्य पुस्तकें रख दी जाती थीं, वैसा अब नहीं है। कौन सी पुस्तक अब पढ़ने को देनी चाहिए, यह उस अध्यापक की इच्छा पर निर्भर है जो अपने विद्यार्थी की प्रकृति के बराबर निरीक्षण कर रहा है। समान प्रकृति वाले छात्रों की टोलियां बनी रहती हैं, जिनके लिए प्रकृति विषय का मर्मज्ञ अध्यापक रहता है। विद्या के लिए अपेक्षित सभी सामान मौजूद रहते हैं। इस प्रकार शिक्षा में आज की चाल आकाश विमानों की भांति तेज है। बाल कक्षा के सभी बस्तियों को हमने घूम घूम कर देखा। सिर्फ इसी एक कक्षा के 5 बड़े बड़े ग्राम हैं। हर एक ग्राम में निवासियों की आवश्यकता के सभी सामान मौजूद रहते हैं। अन्यत्र जैसे मैंने सब जगह यह नियम सा देखा था
कि मकान कोठे वाले नहीं होते। यहाँ विद्यालय में सभी मकान 3 माला 4 माला ऊपर ही के हैं। विद्यार्थियों की पुस्तकें तथा अन्य सामान रखने के लिए अलग अलग अलमारियां हैं। पढ़ने के लिए पृथक पाठशाला का विशाल भवन है। खेलने कूदने लड़ने तैरने आदि के बड़े बड़े मैदान तथा तालाब हैं। बालकों का शरीर देखने ही से पता लगता है कि उनकी शारीरिक उन्नति पर कितना ध्यान दिया जाता है। सब बातों का पूरा निरीक्षण करके दोपहर का भोजन ही हमने यहीं ग्रहण किया। 14 वर्ष ही की अवस्था में बालिकाओं को इतना ज्ञान हो जाता है कि 20वीं शताब्दी में पर्याप्त से ही कहीं अधिक कहा जाता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाएं संगीत, आलेख्य, चिकित्सा और साहित्य में अधिक रुचि रखती हैं तथा योग्य भी निकलती हैं। बालिकाओं की अवस्था देखकर 20वीं शताब्दी के वे आदमी भी अपने विचार बदल डालते। उन्हें कई निर्बलताएं स्त्री जाति में स्वाभाविक मालूम होती थीं। मुझे यहाँ के शिक्षक और योग्यता को देखकर निश्चय हो गया कि आजकल मानव जगत में की बहुत सी नामतें इसी को बदौलत है। एक और जो हमारे झगड़ों और आपत्तियों की जड़ पारस्परिक असमानता उठा दी गई और दूसरी ओर ऐसी सर्वगुण भूषित शिक्षा फिर क्यों न मनुष्य लोक पुराने ख्याली देवलोक से भी अच्छा हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगला आप सुनेंगे अगले दिन शिक्षा पद्धति तरुण कक्षा।